यह कंटेनर रूस के सुदूर उत्तर में सेंट पीटर्सबर्ग से चला था, जो बाल्टिक सागर के तट पर स्थित है। इसका सफर था धुर दक्षिण की ओर। रूस के पश्चिमी हिस्से से करीब 2000 किलोमीटर की सड़क यात्रा करके यह कंटेनर पहुंचा कैस्पियन सागर के तट पर स्थित अस्त्रखान में। अस्त्रखान से यह कंटेनर ईरान के अंजाली बंदरगाह पर आया और ईरान के बीचों बीच से जाने वाले पर्शियन राजमार्ग से करीब 1800 किलोमीटर की यात्रा कर पहुंचा ओमान की खाड़ी में मौजूद दूसरे ईरानी बंदरगाह बंदर अब्बास पर, जहां से इसे मुंबई भेज दिया गया। इस सफर को मल्टी मोडल यानी सड़क, रेल और समुद्री परिवहन वाले एक नए ट्रेड कॉरिडोर यानी रूस और भारत के बीच एक नए व्यापार मार्ग की शुरुआत कहा गया। जून के पहले हफ्ते में हुआ यह घटनाक्रम क्या सचमुच एक नए व्यापार मार्ग की शुरुआत था, या यह दुनिया के सबसे पुराने व्यापार कॉरिडोर की नई शुरुआत थी? यही तो वह व्यापार मार्ग है जिस पर अस्ताखान और बाकू के बड़े केंद्र मौजूद हैं। इन शहरों पर कभी भारतीय कारोबारियों का राज चलता था, जो अपनी ताकत से रूस के जार तक को प्रभावित कर सकते थे। कौन से भारतीय थे अस्त्रखान के शाह? बाकू के बाजार में किसका सिक्का चलता था? पलटते हैं इतिहास के पन्ने, खनक उठते हैं किस्सों के सिक्के। बाल्टिक सागर के किनारे सेंट पीटर्सबर्ग से चला यह शिप कंटेनर जिस रास्ते से कैस्पियन सागर के तट पर अस्त्रखान पहुंचा था, वह प्राचीन वोल्गा कैस्पियन मार्ग था, जो अन्य उपमार्गों के जरिए आगे सिल्क रूट से जुड़ जाता था। 9वीं शताब्दी में इसी रास्ते से नार्वे के वाइकिंग सिल्क यानी रेशम लेकर नार्वे तक जाते थे। ओस्लो यूनिवर्सिटी के अध्ययन बताते हैं कि यह चीनी रेशम कॉन्स्टेनोपल यानी आज के इस्तांबुल से खरीदा जाता था। इस शहर को वाइकिंग मिक्लागार्ड कहते थे। सिल्क रूट से जोड़ने वाले रास्तों के जरिए यह रेशम इस्तांबुल तक आता था। सोलहवीं और 17वीं सदी में वोल्गा कैस्पियन ट्रेड रूट और सिल्क रूट को जोड़ने वाले अस्त्रखान और बाकू जैसे शहरों पर भारतीय कारोबारियों का राज था। आज भी यदि कोई बांग्लादेश से यात्रा शुरू कर हावड़ा के जरिए गंगा यमुना दोआब में आए और वहां से अमृतसर के रास्ते पेशावर होते हुए बलख और बुखारा तक पहुंच जाए, तो यही रास्ता आगे कैस्पियन सागर के किनारे बाकू तक जाता है, जहां 16वीं सदी में मुल्तानी और शिकारपुरी व्यापारी आर्मेनियाई सौदागरों से कारोबार करते थे। भारतीय व्यापारी साइबेरिया के तातारों को भारत का सफेद कॉटन या लिनन बेचते थे। उन्होंने बाकू में एक आतिशगाह बनाई थी। यह एक मंदिर था जिसके अंदर आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब का पाठ होता था और गणेश व देवी की पूजा अर्चना होती थी। इस बाकू से आगे है अस्त्रखान, जहां भारतीय व्यापारियों का जलवा था, जिन्हें भारतीय शाह कहा जाता था। मुल्तान के कारोबारी रूसी जार तक अपनी पहुंच रखते थे। लक्ष्मीनामा पुस्तक में इनके अनोखे किस्से दर्ज हैं। रूसी अभिलेखागार में संरक्षित दस्तावेजों की एक नई श्रृंखला से पता चलता है कि 17वीं सदी में सुतुर नाम का एक व्यापारी अस्त्रखान में भारत का प्रमुख कारोबारी था। जार को प्रस्तुत की गई सुतुर की कई याचिकाएं बताती हैं कि 1620 के दशक में ईरान से उसके भाई अस्त्रखान तक साजो सामान लाते थे। उसके कई भाई ईरान के उत्तरी शहरों में व्यापार करते थे। सुतुर ने दावा किया था कि 1646 में उसके निमंत्रण पर उसके भाई और अन्य 25 भारतीय व्यापारी अस्त्रखान पहुंचे थे। इनमें से कुछ यहीं बस गए। कहते हैं कि सुतुर की शिकायत पर जार ने व्यापारियों को सताने वाले एक सरकारी अधिकारी को तुरंत पद से हटा दिया था। 1647 में सुतुर ने अस्त्रखान में एक गोस्टिनी यानी गेस्ट हाउस बनाया। यह एक किस्म का आवासीय बाजार था।
इस गेस्ट हाउस के अंदर रहने वाले अमीर भारतीय व्यापारी परंपरागत पूजन और भोजन पद्धतियों का पालन करते थे। तब तक यहाँ 26 बड़े भारतीय व्यापारी रह रहे थे जो ईरान के इस्फहान और काज़विन से सामान लाकर रूस तक भेजते थे। सुतुर ने खुद मॉस्को में एक कारोबारी प्रतिष्ठान बनाया जहां वह 3 साल तक रहा। ईरान और रूसी अभिलेखों में मुल्तानी शब्द का उल्लेख आता है। यह खत्रिय और मारवाड़ी जैन व्यापारी हो सकते हैं जिनका मूल निवास मुल्तान था, जहां के समृद्ध पुरुषों को बाकू और अस्त्रखान में शाह कहा जाता था। यह कारोबारी सुदूर राज्यों में अपने व्यापार के लिए एजेंट नियुक्त करते थे। 7वीं सदी के मध्य में इस्फहान में करीब 10,000 भारतीय स्थायी रूप से बसे हुए थे। इनका व्यापार तब के अफगानिस्तान के सभी शहरों और कस्बों में फैला हुआ था। 1727 में भारतीय व्यापारियों विश्वनाथ नर्मलदास, अरदयाल, नारायण चंचामल के रूसी शासन के साथ पत्र व्यवहार के उल्लेख मिलते हैं। उन्होंने अपने कारोबार के बदले रूसी अधिकारियों से रियायतें हासिल की थीं। सुखानंद दिरिमदास एक परंपरागत मुल्तानी शाह थे। 17 साल की उम्र में वह मुल्तान से अस्त्रखान आए। 1759 में 60 साल की उम्र में मॉस्को में उनकी मौत हुई। उनकी संपत्ति, जिसमें नगद सामान, हुंडियां और अन्य मूल्यवान वस्तुएं शामिल थीं, उसकी कीमत करीब 3 लाख रूबल थी। उस वक्त तक एक संपन्न रूसी व्यापारी के पास बमुश्किल 1000 रूबल की संपत्ति होती थी। अधिकांश भारतीय व्यापारी अस्त्राखान और बाकू में सामानों की बिक्री के अलावा पैसे उधार देने, बिल डिस्काउंटिंग और बैंकिंग कारोबारों में शामिल थे। अस्त्रखान में रहने वाले भारतीय व्यापारियों की सप्लाई ईरान और अफगानिस्तान में आती थी और उनका अग्रिम व्यापार नेटवर्क मॉस्को या निजनी नोवगोरोड में खत्म होता था। दस्तावेज बताते हैं कि 1723 में अनबुराम मुलिन ने जार पीटर महान से प्रार्थना की थी कि उसे सेंट पीटर्सबर्ग और आर्कएंजल में व्यापार करने की छूट मिलनी चाहिए। अनबुराम मुलिन चाहते थे कि रूस के रास्ते उन्हें एक और जर्मनी और दूसरी तरफ चीन में व्यापार करने की अनुमति दी जाए। हालांकि तब तक रूस के व्यापारी आगे आने लगे थे, इसलिए अनबुराम को कारोबार की मंजूरी नहीं मिली। 18वीं सदी के मध्य में अफगानों के हमले के बाद ईरान की सफाविद सल्तनत टिक नहीं सकी। इस्फहान को गिलजाइयों ने लूट लिया और इस उथल पुथल में अस्त्रखान में भारतीय व्यापारियों की सप्लाई चेन खत्म हो गई। अगले 2 दशकों में अस्त्रखान में भारतीय आबादी आधी हो गई और शताब्दी के अंत तक यह लगभग खत्म हो चली थी। 1832 में अलेक्जेंडर बंस मध्य एशिया की यात्रा के दौरान काबुल आया था। उसके संस्मरणों में रूस के ऊपरी इलाकों में अस्त्राखान और बुखारा से निकली भारतीय हुंडियों के इस्तेमाल का उल्लेख है। यह आखिरी बार था जब हमने अस्त्राखान और रूस के अंदरूनी हिस्सों में पारंपरिक भारतीय व्यापारियों के बारे में सुना था, लेकिन अब शायद हम बार बार अस्त्राखान और बाकू का जिक्र सुनेंगे। सेंट पीटर्सबर्ग से अस्त्रखान, अंजाली और बंदर अब्बास होते हुए मुंबई तक यह कंटेनर जिस रास्ते से आया है वह इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। भारत, ईरान और रूस ने सन 2000 में इस संधि पर दस्तखत किए थे। करीब 7200 किलोमीटर का यह कॉरिडोर भारत, ईरान, अजरबैजान और रूस को जोड़ता है। यह हिंद महासागर, अरब सागर, कैस्पियन और बाल्टिक को जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता है। संस्कृतियों का महामिलन और व्यापार का कारवां 21वीं सदी में जीवंत हो उठा है। आप देखते रहिए किस्सों के सिक्के। बने रहिए मनी 9 के साथ। समझ है तो सहज है।